हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 11 एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, सीए इंटर ऑडिट का। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एसए 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। इसके पहले मैंने चैप्टर 1 के सारे पार्ट्स फुल वीडियो और चैप्टर 11 के 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए। होप आपने वो देख लिए होंगे। अब हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं एसए 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो चलिए समझते हैं एग्री द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ये आपको दिया गया है पेज नंबर 11.14 पर। ऐसे है स्टैंडर्ड जोन ऑडिटिंग और ये चैप्टर का वेटेज भी काफी बढ़ गया है, तो इस ऐसे में से क्वेश्चन आने के चांसेस है। कोई भी ऑडिट स्टार्ट होगा उसके पहले एक एग्रीमेंट होगा बिटवीन द क्लाइंट एंड ऑडिटर, ताकि ड्यूरिंग द ऑडिट परफॉर्मेंस होगा ऑफ द सर्विसेज तब कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से उन दोनों के बीच सारी टर्म्स कंडीशंस जो भी क्लैरिटी चाहिए वो सब कुछ इन पेपर होना चाहिए, इन राइटिंग होना चाहिए। इसी वजह से ये एसए 210 है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 4-5 टॉपिक्स है जो काफी इजी है समझने के लिए भी और याद भी रह जाएंगे, और इसमें से क्वेश्चन आएंगे तो वो मार्क्स आपको दिला सकते हैं। अच्छे से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसके पहले भी ऑडिट एंगेजमेंट एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट करके ये टॉपिक के एक पैराग्राफ दिया है जो काम का नहीं है। ये हम आगे पढ़ ही लेने वाले हैं, तो यहाँ पर रीड करने की जरूरत नहीं है। चलिए, SA 210 deals with the auditor's responsibilities in agreeing the terms of audit engagement with management and where appropriate those charged with governance। ऑडिटर और मैनेजमेंट या फिर TCWG those charged with governance, उनके बीच एक एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि क्या क्या ऑडिट में किया जाएगा, क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, वो सारी चीजें। This includes establishing that certain preconditions for an audit, responsibility for which rests with management and where appropriate those charged with governance are present। कोई भी ऑडिट हम एक्सेप्ट करेंगे, पहले एंगेजमेंट का ये एग्रीमेंट होगा, उसके पहले कुछ प्री कंडीशंस होनी चाहिए जो पहले से डिसाइडेड होनी चाहिए, फिर ही हम ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये एसए 210 में दिया है, तो ये हम समझ में आ जाएगा, ये पता चल जाएगा। The objective of the auditor is to accept or continue an audit engagement only when the basis upon which it is to be performed has been agreed through establishing whether the preconditions for an audit are present and confirming that there is a common understanding between the auditor and management and where appropriate those charged with governance of the terms of audit engagement। ऑडिट है, एंगेजमेंट है, वह तभी हमें एक्सेप्ट करना है जब भी प्री कंडीशन एग्जिस्ट करती हो एंड मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि एंगेजमेंट, ऑडिट की एंगेजमेंट है, उसमें क्या होने वाला है, उसकी टर्म्स क्या रहेगी, राइट। तभी ये ऑडिट एंगेजमेंट हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट। ये आप एक बार पढ़ सकते हैं, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके पूछने के चांसेस थोड़ा सा कम है, पूछ सकते हैं, जस्ट इसके पूछने के चांसेस कम है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, राइट। कॉर्नरिंग अगर कुछ डिफिकल्टी पेपर बनाना हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट एज पर एसए 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स, प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट मे बी डिफाइंड एज the use by management of an acceptable financial reporting framework in the preparation of the financial statements and the agreement of management and where appropriate those charged with the governance to the premise on which audit is conducted। यहाँ पर प्री कंडीशंस क्या है वो समझाई गई है। प्री कंडीशंस एज पर एसए 210 क्या है कि मैनेजमेंट है वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का जो भी यूज करने वाला है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। वो सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, वो जो क्लाइंट है, उनका जो पर्पस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, राइट, उनको जो लो रेगुलेशन की एप्लीकेबिलिटी है उस हिसाब से वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। एंड सेकंड चीज ऐसी होनी चाहिए कि जो मैनेजमेंट है या फिर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है वो दोनों ही ऑडिटर के साथ एग्री करने चाहिए जो भी नेसेसरी चीज है, मतलब कि जो बेस प्रीमाइस है ऑडिट का, किस तरह से ऑडिट कंडक्ट होने वाला है, तो उसके ऊपर वो रिलाई करने चाहिए, वो डिसाइड करने चाहिए, तो उसे प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट कहा जाएगा, राइट। ये प्री कंडीशंस क्या है वो हम इसमें अब आगे समझने वाले हैं। इसके बेसिस पे ही हम ऑडिट एंगेजमेंट है वो एक्सेप्ट करेंगे। चलिए, फिर ये जो दिया है वो आपको वही जो ऊपर पैराग्राफ है वही चीज यहाँ पर दी गई है। In order to establish whether the preconditions for an audit are present, the auditor shall, जो ऑडिट के प्री कंडीशंस है वो प्रेजेंट हो उसके लिए ऑडिटर को क्या करना चाहिए। तो ऑडिटर shall determine whether the financial reporting framework is acceptable
सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि वो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं, राइट। कंपनीज है तो कंपनीज में शेड्यूल 3 आएगा। अब शेड्यूल 3 के अंदर भी 3 डिविजन्स है। वो 3 डिविजन्स में एएस के हिसाब से है, इंड एएस के हिसाब से, और एनबीएफसी को इंड एएस अगर एप्लीकेबल है तो उसके लिए भी है। तो वो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लिया है वो बराबर है या नहीं, वो एक्सेप्टेबल है या नहीं, वो हमें देखना रहेगा। एंड सेकंड, auditor shall obtain the agreement of management that it acknowledges and understands its responsibility। मैनेजमेंट के पास से एक्नॉलेजमेंट लेना है कि वो जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो समझ रहे हैं, राइट, उसका एक्नॉलेजमेंट लेना रहेगा। फर्स्ट, उसमें 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फर्स्ट है फॉर द प्रिपरेशन of financial statements in accordance with applicable financial reporting framework, including where relevant their fair presentation। Preparation and presentation of financial statement is responsibility of management। तो वो जो responsibility है वो मैनेजमेंट को एक्सेप्ट भी करनी चाहिए, उसे एक्नॉलेज भी करना चाहिए, राइट। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम सबसे पहले एक्नॉलेज करवाएंगे। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है फॉर सच इंटरनल कंट्रोल्स एज मैनेजमेंट कंसिडर्स नेसेसरी टू एनेबल द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन है, ऐसे प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन की उसमें कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, उसके लिए उनको इंटरनल कंट्रोल भी मेंटेन करवाना है। तो जो इंटरनल कंट्रोल डिजाइन करवाना, वो मेंटेन करवाना, वो ऑपरेट बराबर हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैनेजमेंट की है और वो उन्हें एक्सेप्ट भी करनी चाहिए। एंड टू प्रोवाइड द ऑडिटर विथ, और उनको ऑडिटर को प्रोवाइड करना है। उसमें भी 3 चीजें हैं। क्या क्या प्रोवाइड करना है? एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ विच मैनेजमेंट इज अवेयर दैट इज रिलेवेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड अदर मैटर्स। ऑडिटर को जो भी इंफॉर्मेशन नेसेसरी है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, उनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज रिलेवेंट हो सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के लिए, तो वो मैनेजमेंट को, ऑडिटर को प्रोवाइड करनी चाहिए, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकंड, एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट द ऑडिटर मे रिक्वेस्ट फ्रॉम मैनेजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ द ऑडिट। कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन शायद हो सकता है कि डायरेक्टली रिलेवेंट नहीं है फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट, बट ऑडिटर को लग रहा है कि ये चीज हमें देखनी चाहिए, तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर मांग रहे हैं फ्रॉम द मैनेजमेंट तो उन्हें ये देना पड़ेगा। And unrestricted access to persons within the entity from whom the auditor determines it necessary to obtain audit evidence। और अगर ऑडिटर को लग रहा है, मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए कोई भी पर्सन जो एंटिटी के अंदर है उनके पास से इंफॉर्मेशन लेने के लिए। ऑडिटर है वो किसी के पास से भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, ऐसा अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए। वो तीनों ही चीज मैनेजमेंट को प्रोवाइड करनी रहेगी। तो यहाँ पर मैनेजमेंट की 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सेकंड, इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करना ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एंड थर्ड, ऑडिटर को प्रोवाइड करना है। क्या क्या? उसमें भी 3 चीजें हैं। क्या क्या? एक तो जो इंफॉर्मेशन रिलेवेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट है, राइट। सेकंड, एडिशनल इंफॉर्मेशन आस्क्ड बाय द ऑडिटर। एंड थर्ड, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्संस विद इन एंटिटी, राइट। तो ये सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेजमेंट को एक्नॉलेज करनी चाहिए, अंडरस्टैंड करनी चाहिए। तो 2 कंडीशन, प्री कंडीशन है। फर्स्ट वन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और दूसरा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनको एक्नॉलेज और उन एक्नॉलेजमेंट लेना चाहिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग हमें ऑब्टेन करनी चाहिए, राइट। क्लियर? ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, इवन इसमें से करेक्ट इनकरेक्ट और एमसीक्यू भी बन सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से समझिएगा और याद रखिएगा। चलिए फिर देखते हैं एग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स। जो ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स है वो रिटर्न फॉर्मेट में होनी चाहिए, एज एग्रीमेंट, एज ए कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, राइट। रिटर्न में जितना होता है वो ज्यादा ही एडवाइजेबल होता है। कंपनीज वगैरह है तो उसमें तो ऑडिट काफी फॉर्मुलेटेड है, उसमें तो दिया गया है कि ऑडिट होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। तो कोई ऐसी चीज है वहां पर हमें स्कोप, जहां पर अगर लो रेगुलेशन में ही दिया गया है तो वहां पर अलग से अगर ऑडिट एंगेजमेंट के लिए एग्रीमेंट नहीं करेंगे तो चलेगा, अदरवाइज तो हमें करना ही चाहिए। एटलीस्ट जहां पर लो रेगुलेशन है वो तो वहां पर उसका रेफरेंस भी हम ले सकते हैं। बाकी जहां पर अनऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, कोई स्पेसिफिक लो रेगुलेशन में नहीं दिया गया है, तो वहां पर तो एग्रीमेंट होना ही चाहिए। ये जो एग्रीमेंट है उसे एंगेजमेंट लेटर कहा जाता है। एंगेजमेंट लेटर है वो ऑडिटर है वो क्लाइंट को देते हैं।
जनरली अगर हम पूरी ही अपॉइंटमेंट की अगर प्रोसीजर समझे तो कंपनीज के केस में कैसा होता है कि कंपनी है वो सबसे पहले ऑडिटर को पूछते हैं कि आर यू एलिजिबल, मतलब कि कंपनीज एक्ट 2013 में आप कोई भी तरीके से डिस्क्वालीफाई या ऐसा नहीं होता ना, आपकी इंडिपेंडेंस, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, कैपेबिलिटी, वो सारी चीजों के हिसाब से उनको पहले उनकी अप्रूवल, मतलब कि प्रपोजल है वो दिया जाता है कि आप एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं। उनमें ऑडिटर है वो क्लाइंट को रिप्लाई करता है कि हाँ हम एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो वो जो एक्सेप्ट करने के लिए बोलते हैं, फिर कंपनी जो है वो उनका अपॉइंटमेंट करती है, उनकी जो फॉर्मेलिटीज होती है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर की अप्रूवल, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड की अप्रूवल, वो हिसाब से उसके बाद उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। ऑडिटर को अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, उसके रिप्लाई में वो एंगेजमेंट लेटर देते हैं। एंगेजमेंट लेटर में ये ऐसे 210 में जो चीज दी गई है उस हिसाब से एंगेजमेंट किया जाता है। साथ ही में एंगेजमेंट लेटर देंगे उससे पहले अगर ये पहली बार ऑडिटर को अपॉइंट किया गया तो उनके प्रीवियस ऑडिटर थे जो कंपनी के, उनके साथ भी कम्युनिकेट करना नेसेसरी है। वो कम्युनिकेट करेंगे, वो आईसीआई के रूल्स के हिसाब से है कि वो जो प्रीवियस ऑडिटर थे उनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है ना, उनके पास कोई ऐसा रीजन नहीं है ना कि इस वजह से ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए हम उनके पास से कम्युनिकेशन करेंगे और वो उनके पास से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हम लेंगे, फिर ही हमें ये ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए, फिर ही हमें ये ऑडिट कंटिन्यू हम परफॉर्म करना चाहिए। राइट, चलिए, तो इस तरह से होता है कि ऑडिटर है वो क्लाइंट को ऑडिट एंगेजमेंट लेटर देते हैं। चलिए, except in the cases where it is required under law to get accounts audited, for example in case of companies, audit is a matter of contract between auditor and client। अगर एक्ट में ही दिया गया है तो फिर तो कंपलसरी है करवाना, बाकी इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन क्लाइंट एंड ऑडिटर। It is therefore important both for the auditor and client that each party should be clear about the nature of the engagement. It must be reduced to writing and should exactly specify the scope of the work। इसलिए उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, किसको क्या काम करना है, उसका स्कोप है, वो सब कुछ राइटिंग में होना चाहिए। The auditor shall agree the terms of audit engagement with management or those charged with governance as appropriate. The agreed terms of the audit engagement shall be recorded in audit engagement letter or other suitable form of written agreement। जनरली एंगेजमेंट लेटर ही होता है या फिर कोई और भी फॉर्मेट में हो सकता है। The audit engagement letter is sent by the auditor to his client। ये इंपॉर्टेंट है, ये करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ऑडिटर है वो क्लाइंट को एंगेजमेंट लेटर देते हैं। It is in the interest of both the auditor and the client to issue an engagement letter so that the possibility of misunderstanding is reduced to a great extent। अगर ये रिटर्न एंगेजमेंट लेटर होगा तो वहां पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस है वो काफी कम हो जाएंगे। सो इट इज एडवाइसेबल। राइट, ये तो आपने कम्युनिकेशन में भी पढ़ा है कि रिटर्न कम्युनिकेशन है वो बेटर ही होता है। सच लेटर इंक्लूड्स, अब उस लेटर में 5 चीजें कवर अप होती है। एक तो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है। सेकंड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से अपना ऑडिट करे, वो इंडिपेंडेंट रहे, एथिकल रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करे, वो सारे। थर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, जो हमने प्री कंडीशंस में समझा था वैसे ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी कि प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फिर इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की जाएगी। फोर्थ, जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो मेंशन किया जाएगा। कंपनीज होगी तो शेड्यूल 3 का फॉर्मेट, एएस, इंड एस, वो सारी चीज। एंड फिफ्थ, फॉर्मेट, एक्सपेक्टेड फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट की क्या ऑडिट रिपोर्ट हो सकता है। जनरली उसमें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 700 में ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया है, उनका रेफरेंस दिया जाता है। और तो और एक ऐसा डिस्क्लेमर भी लिखा जाता है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी आएगी तो ये फॉर्म कंटेंट्स हम चेंज भी कर सकते हैं सिचुएशन, क्योंकि ये फ्यूचर में देने वाले हैं तो अभी से सब कुछ पता नहीं होगा। राइट, तो ये 5 चीजें इसमें कवर अप होती है। वो दिया है द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 में समझा था। राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो सारी, वो इन डिटेल हम चैप्टर 8 के अंदर समझेंगे, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, ये भी चैप्टर 8 के अंदर इन डिटेल आएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसको यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। एंड reference to the expected form and content of any reports to be issued by the auditor and a statement that there may be circumstances in which a report may differ from its expected form and कंटेंट, और ऐसा रेफरेंस भी देंगे कि एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट क्या होगा
और उससे चेंज भी हो सकता है अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो। If law or regulation prescribes in sufficient details the terms of audit engagement, the auditor need not record them in written agreement except for the fact that such law or regulation applies and the management acknowledges and understands its responsibilities. अगर कोई भी लॉ रेगुलेशन में स्पेसिफिकली ये सारी चीजें लिखी गई है तो अलग से हमें एंगेजमेंट लेटर देने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ वो लॉ रेगुलेशन एप्लीकेबल है और मैनेजमेंट उनको एक्नॉलेज करता है, वो सिर्फ रिटर्न में ले लेंगे, राइट। ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ऑलरेडी वो ओल्ड कोर्स में एक बार करेक्ट इनकरेक्ट में पूछा भी हुआ है। और ये जो पांचों पॉइंट्स जो एंगेजमेंट लेटर में होने चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इजी है, याद रह जाएगा, राइट। और ये जो सेंटेंस बोला था कि ऑडिटर है वो क्लाइंट को एंगेजमेंट लेटर देता है, ये भी करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। चलिए, तो ये एंगेजमेंट लेटर के बारे में था। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिया है, बट अभी एग्जाम्पल वो हम नहीं समझेंगे। ये चैप्टर 8 आपका अगर ऑडिट रिपोर्ट हो जाएगा उसके बाद ये समझने में इजी रहेगा, राइट। चलिए, अब हम समझते हैं, अब पेज नंबर 11.21 पर आ जाइए। हम समझते हैं व्हाट हैपेंस इफ प्रीकंडीशंस फॉर एन ऑडिट आर नॉट प्रेजेंट, राइट। चलिए, if the preconditions for an audit are not present, the auditor shall discuss the matter with management. Unless required by law or regulation to do so, the auditor shall not accept the proposed audit engagement. अगर preconditions exist नहीं कर रही है तो वो ऑडिट हमें एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। अगर हाँ लॉ और रेगुलेशन है उसको परमिट कर रहा है, तो अगर उसमें कंपलसरी कि हमें ही ऑडिट करना है तो हम ऑडिट करेंगे और फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सकते हैं अगर वो हमें बराबर नहीं लगेगा तो प्री कंडीशंस एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी हमें ये जो एंगेजमेंट है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। तो कब हम वो नहीं करेंगे? इफ द ऑडिटर हैज डिटरमाइंड दैट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू बी अप्लाइड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अनएक्सेप्टेबल, मतलब कि जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये एंगेजमेंट को। और if the agreement of management is not obtained on matters relating to understanding of responsibility of management on preparation of financial statements, internal controls for preparation of financial statements, providing access to all information to auditor and unrestricted access to persons within the entity, तो मतलब यहाँ पर दोनों ही प्रीकंडीशंस से मेंशन की गई है, तो अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो क्लाइंट को, सिंपल। चलिए, ये भी आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। हाँ, बट प्री कंडीशंस अगर आपको याद है तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं होगा आपको याद रखने के लिए, राइट। चलिए, लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, हम मतलब ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसी के पहले वो लिमिटेशन लगा रहे हैं स्कोप में कि आप ये चीज नहीं कर पाएंगे, हम ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, कॉन्फिडेंशियल है, या फिर कोई भी रीजन से वो मना कर रहे हैं कोई भी चीज करने के लिए, तो हमें अगर लॉ रेगुलेशन हमें अगर अलाउ कर रहे हैं तो वो ऑडिट एंगेजमेंट हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक्सेप्ट करेंगे तो वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आएगा, क्योंकि हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ही नहीं मिलेंगे कि वहां पर मिसस्टेटमेंट है या नहीं। If management or those charged with governance impose a limitation on the scope of the auditor's work in the terms of a proposed audit engagement, such that the auditor believes the limitation will result in the auditor disclaiming an opinion on the financial statements, the auditor shall not accept such a limited engagement as an audit engagement unless required by law or regulation to do so. अगर वो लॉ रेगुलेशन के हिसाब से कंपलसरी हमें एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी तो ही हम एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज लिमिटेशन ऑन स्कोप है तो हम वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, सिंपल। चलिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब आप एक बार रीड कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, याद रह जाएगा, राइट। ये इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट या एमसीक्यू भी फ्रेम हो सकता है। एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, कई बार ऐसा हो सकता है कि हमने एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद कोई भी चेंज है वो लाया गया है, प्रपोजल दिया गया है, लिमिटेशन है कोई भी, तो क्या करेंगे तब? अगर वो चेंज है वो एक्सेप्टेबल है, रीजनेबल लग रहा है, उसके पीछे के रीजंस है वो बराबर है, तो हम वो चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम उसके लिए विड्रॉ भी कर सकते हैं फ्रॉम द एंगेजमेंट, या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हम इश्यू करेंगे। The auditor shall not agree to a change in terms of audit engagement where there is no reasonable justification for doing so. उसके पीछे reasonable justification होना चाहिए। Request from entity to change the terms of audit engagement when responsible justification exists
क्या करना चाहिए कि जब वो जस्टिफिकेशन है वो रीजनेबल है तब। A request from the entity for the auditor to change the terms of audit engagement may result from change in circumstances affecting the need for the service। जो circumstances है वही चेंज हो गई है सर्विस की, अब वो जो पहले सोचा था, पहले जो एक्सेप्ट किया था वो हम नहीं कर सकते हैं। Misunderstanding as to nature of audit as originally requested or a restriction on the scope of the audit engagement। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, क्लाइंट ने कुछ और ही समझा था, राइट। या फिर ऐसा हो सकता है कि रिस्ट्रिक्शन आ गया है स्कोप ऑफ ऑडिट में, वो लो रेगुलेशन से भी हो सकता है, कोई भी रीजन से हो सकता है। मतलब कि व्हेन अ रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट वेदर इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट और कॉज्ड बाय अदर सर्कमस्टांसेस, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में चेंज हो सकता है। ये 3 रीजंस दिए गए हैं चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। फर्स्ट वन, चेंज इन सर्कमस्टांसेस, right? Second, misunderstanding as to the nature of audit procedure, and third, restriction on the scope of audit imposed by management or the situation। like कोरोना की सिचुएशन थी, कोरोना जब आया था तब फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑडिट है वो रिमोटली किया जाता था। तो उस ईयर में 1920 के ऑडिट में वो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ऑडिट पॉसिबल नहीं था, वो लिमिटेशन ऑन स्कोप था, बट वो सर्कमस्टांसेस ही ऐसी थी कि वहां पर रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो वो जो सिचुएशन थी वो रीजनेबल है, जस्टिफाइबल। फिर दिया है द ऑडिटर कंसिडर्स द जस्टिफिकेशन गिवन फॉर रिक्वेस्ट, पर्टिकुलरली द इंप्लीकेशंस ऑफ अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। और रिक्वेस्ट को कंसिडर करना है कि वो जस्टिफाइबल है या नहीं, वो हमें देखना है, और उसकी इंपैक्ट क्या आएगी स्कोप पर वो भी देखेंगे। ये जो 3 रीजंस है वो आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते थे, ओल्ड कोर्स में पूछे भी हुए हैं। A change in circumstances that affects the entity's requirement or a misunderstanding concerning the nature of services originally requested may be considered a reasonable basis for requesting a change in the audit engagement। Circumstances अगर change हो रहे हैं, right, तो वहां पर वो justifiable हो सकता है, वो reasonable चीज हो सकती है। या फिर misunderstanding है कि नेचर ऑफ सर्विस था, वो पहले ऐसा समझा था कि इन्वेंटरी वेरीफाई करेंगे, तो इन्वेंटरी वेरीफाई उन्होंने वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा था, उनको ऐसा नहीं था कि फिजिकल वेरिफिकेशन भी करेंगे। तो ऐसा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, उस वजह से वो रिक्वेस्ट करेंगे। In contrast, a change may not be considered reasonable if it appears that the change relates to information that is incorrect, incomplete or otherwise unsatisfactory। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ चीज छुपाना चाहता है कि कोई इंफॉर्मेशन है या फिर इनकरेक्ट है या फिर इनकम्प्लीट है या फिर सेटिस्फैक्टरी नहीं है, अनसेटिस्फैक्टरी है। तो उस चीज में बोलते हैं कि चलो ये आप छोड़ो, ये आप मत देखो, राइट, या फिर वो हमें ऑडिट ही ना करने दे। तो वो सिचुएशन में कुछ गलत करने के इरादे हो सकते हैं, वहां पर मिसस्टेटमेंट हो सकता है, तो वहां पर हमें एक्सेप्ट नहीं करना है वो चेंज को। An example might be where the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding receivables and the entity asks the audit engagement to be changed to a review engagement to avoid qualified opinion or a disclaimer of opinion। Audit है वो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस देता है, जबकि रिव्यू है वो लिमिटेड एश्योरेंस देता है, तो उसमें हमें लिमिटेड एक्सटेंट में हम लिमिटेड एक्सटेंट में हम प्रोसीजर्स करेंगे एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए, राइट। तो अगर रिसीवेबल से उसमें कुछ डाउटफुल लग रहा है एंटिटी को, तो वो क्या करेगा कि भाई चलो ऑडिट रहने दो, आप रिव्यू करके दे दीजिए, तो वो चीज हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर मटेरियल मिसट्रीटमेंट आने के चांसेस है, उस वजह से हमें वो रोक रहे हैं। What should auditor consider before agreeing the change the audit engagement to the engagement providing lower level of assurance? जो हमने सोचा था उनसे lower level of assurance अगर दे रहे, तो ऑडिटर को क्या चीज देखनी चाहिए, क्या कंसिडर करना चाहिए? If prior to completing the audit engagement, the auditor is requested to change the audit engagement to an engagement that conveys a lower level of assurance, the auditor shall determine whether there is a reasonable justification for doing so। अगर वो लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस अगर दे रहे हैं, तो हमें देखना चाहिए कि क्या हम वो एक्सेप्ट कर सकेंगे या नहीं। Before agreeing to change an audit engagement to a review or a related services, an auditor who was engaged to perform an audit in accordance with SS may also need to assess any legal or contractual implications of the change। वो जो भी चेंज है,
राइट वो एक्सेप्ट करने से पहले भी हमें देखना है कि मतलब ऑडिट था पहले, अब वो रिव्यू या रिलेटेड सर्विसेज में कन्वर्ट करवा रहे हैं, तो क्या वो एक्सेप्टेबल है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग या फिर लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल इंप्लीकेशन से, उस हिसाब से देखना चाहिए कि वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं. If the auditor concludes that there is a reasonable justification to change the audit engagement to a review or related service, the audit work performed to the date of change may be relevant to the changed engagement. जब भी ये ऑडिट में से रिव्यू या फिर रिलेटेड सर्विसेज में कन्वर्ट होता है और वो रीजनेबल भी है, जस्टिफाइबल है, तब हमें देखना चाहिए कि अब तक जो चीज हमने की उसमें से कितना रिलेवेंट था, वही हमें कंसिडर करना हो. However, the work required to be performed and the report to be issued would be those appropriate to the revised engagement. अब जो हम प्रोसीजर करने वाले हैं या अब जो रिपोर्ट इश्यू करने वाले हैं वो जो रिवाइज्ड टर्म्स है, रिवाइज्ड एंगेजमेंट है, उस हिसाब से हमें करना होगा. In order to avoid confusing the reader, the report on the related services would not include reference to the original audit engagement or any procedure that may have been performed in the original audit engagement, except where the audit engagement is changed to an engagement to undertake agreed about procedure, and thus reference to the procedure performed is a normal part of the report. जो पहले ओरिजिनल एंगेजमेंट था उसका भी हमें रेफरेंस जो नए एंगेजमेंट के हिसाब से रिपोर्ट होगा उसमें नहीं लेंगे, और ना ही कोई ऑडिट प्रोसीजर जो पहले की गई थी और अब वो रिलेवेंट नहीं है, ऐसी कोई भी प्रोसीजर का भी रेफरेंस हम यहाँ पर नहीं देंगे. If the terms of audit engagement are changed, the auditor and management shall agree on record and the new terms of the engagement in an engagement letter or other suitable form of written agreement. जो भी हम नई टर्म्स है अब उसे भी रिटर्न में ले लेना चाहिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना. राइट. recourse available to auditor in situation of non-agreement to a change in terms of engagement and lack of permission from management to continue original audit engagement. जो भी चेंज के लिए बोल रहे हैं वो हम एक्सेप्ट कर सके, ऐसी भी सिचुएशन नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, जस्टिफाइबल नहीं है, और मैनेजमेंट है वो ओरिजिनल एंगेजमेंट है वो कंटिन्यू करने से मना कर रहे हैं, तो हम तो हो सकेगा तो हम विथड्रॉ ही कर लेंगे. If the auditor is unable to agree to change of the terms of audit engagement and is not permitted by management to continue the original audit engagement, the auditor shall withdraw from the audit engagement where possible under applicable law or regulation. जहां पर possible होगा, law regulation allow करते होंगे तो वहां पर हम withdraw कर लेंगे from the audit engagement, and determine whether there is any obligation either contractual or otherwise to report the circumstances to other parties such as those charged with governance, owners or regulators. और अगर वो हम विड्रॉ करते हैं तो क्या हमें किसी को रिपोर्ट करना है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस या फिर ओनर्स या फिर रेगुलेटर्स को, तो वो जो भी अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम उससे रिपोर्ट भी करेंगे. विड्रॉवल कब करेंगे, जब वो परमिटेड बाय लॉ होगा तभी, और उसके लिए अगर रिपोर्ट करना होगा किसी पार्टी को तो वो हम रिपोर्ट भी करेंगे. ये तभी करना है जब ऑडिटर है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता जो भी न्यू चेंजेस है उनको, या और मैनेजमेंट है वो ओरिजिनल एंगेजमेंट है उनको कंटिन्यू करने नहीं देते हैं तब. सिंपल. ये जो पॉइंट थे ये सारे ही आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था. तो अब देखते हैं ऐसा 210 का जो लास्ट पार्ट है वो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन रिकरिंग ऑडिट्स. रिकरिंग ऑडिट है मतलब कि एक साल तो ऑडिट किया, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, मतलब हम ऑडिट कर रहे हैं रिकरिंग नेचर में, हर साल हम ही ऑडिट कर रहे हैं. रिकरिंग ऑडिट इज an audit which is performed by the auditor over years. सालों तक ऑडिट करने वाला है. On recurring audits, the auditor shall assess whether circumstances require the terms of the audit engagement to be revised and whether there is a need to remind the entity of existing terms of audit engagement. अगर हर साल हम ही ऑडिट करने वाले हैं तो एंगेजमेंट लेटर हर बार अलग से देने की जरूरत नहीं है. उसमें ऑडिटर को देखना चाहिए कि किस सिचुएशन में ये जो एंगेजमेंट टर्म्स है वो चेंज करनी चाहिए, रिवाइज करनी चाहिए, या फिर जो क्लाइंट है उनको रिमाइंड करवानी चाहिए. राइट, वो ऑडिटर को देखना है. बाकी एंगेजमेंट लेटर है वो 5 साल का एक साथ भी दे सकते हैं. The auditor may decide not to send a new audit engagement letter or other written agreement each period. अगर 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट हुई है तो 5 साल के लिए अलग अलग एंगेजमेंट लेटर हर बार देना या फिर और कोई तरीके से उनको इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं होगी. However, the following factors may make it appropriate to revise the terms of audit engagement or to remind the entity of existing terms.
पर नीचे फैक्टर्स दिए है कि उस सिचुएशन में ऑडिटर है वो रिवाइज कर सकता है टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को, या फिर रिमाइंड करवा सकता है मैनेजमेंट को, ताकि पता चले कि क्या अभी ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स है। राइट यहाँ पर 8 फैक्टर्स दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू या करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकता है। फर्स्ट, एनी इंडिकेशन दैट द एंटिटी मिसअंडरस्टैंड्स द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। कोई भी ऐसे इंडिकेशन है कि मैनेजमेंट है वो ऑब्जेक्टिव या स्कोप ऑफ द ऑडिट जो पार्ट ऑफ एंगेजमेंट लेटर था उसे मिसअंडरस्टैंड किया है, तो उनको रिवाइज या फिर रिमाइंड करवा सकता है। राइट एनी रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट की कोई भी रिवाइज्ड या फिर स्पेशल टर्म्स है उसमें ऐड की गई है। थर्ड, रिसेंट चेंज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट है उसमें रिसेंट चेंज हुआ है, मैनेजमेंट चेंज हुआ है तो सारे कुछ प्रोसीजर ऐसी चेंज हो सकती है, तब हमें ऑडिट एंगेजमेंट लेटर फिर से देना चाहिए। सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप, ओनरशिप है वो काफी चेंज हो गई है, अमालगमेशन मर्जर ऐसा कुछ हुआ है तब। सिग्निफिकेंट चेंज इन नेचर और साइज ऑफ एंटिटीज बिजनेस, सिग्निफिकेंट चेंज, नेचर बदल गया है या फिर साइज है वो चेंज हो गई है। चेंज इन लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, अब कुछ रिपोर्टिंग या कुछ नए लॉ रेगुलेशन है वो एप्लीकेबल होंगे एंटिटी को। चेंज इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वही चेंज हो गया है, या फिर चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। सिंपल, तो यहाँ पर 8 फैक्टर्स है। फर्स्ट, ऑडिटर को लग रहा है कि मैनेजमेंट है वो मिसअंडरस्टैंड कर रहा है कोई भी टर्म्स को। सेकंड, स्पेशल टर्म्स को ऐड करने की जरूरत है। थर्ड, रीसेंट चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट। फोर्थ, सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप। फिफ्थ, सिग्निफिकेंट चेंज इन नेचर और साइज ऑफ द बिजनेस। सिक्स्थ, चेंज इन लॉ रेगुलेशन। सेवेंथ, चेंज इन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट थी उसमें, या फिर अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। राइट, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो था वो था पूरा एसेट 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, इजी है, होप आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम SQC 1 समझने वाले हैं, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।